आप सबने अक्सर अपने अपने घरों में बच्चों को टीवी के लिए लड़ते तो देखा ही होगा, पर पुष्पा के घर के हालात कुछ अलग ही थे, क्योंकि उसके घर में टीवी के लिए कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि खुद दोनों सास बहू लड़ रही थी। कोमल बहू, मेरे टीवी देखने का समय हो गया है, तू क्यों इस समय रिमोट लेकर बैठ जाती है? माँ जी, ये समय आपका नहीं मेरा है, क्योंकि इस समय पर वो सीरियल आता है जो मेरा फेवरेट है। अरे बहू, वो तेरा घटिया सा सीरियल रिपीट टेलीकास्ट की तरह रिपीट होता रहता है। इससे अच्छा तो तुम मेरा फेवरेट सीरियल देखा करो। पाजी, आपकी फेवरेट सीरियल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब मुझे परेशान मत करो और टीवी देखने दो। वैसे भी इसके बाद बहुत अच्छी मूवी आने वाली है। क्या इस सीरियल के बाद तुझे मूवी भी देखनी है? अरे तो पूरे दिन और पूरी रात टीवी ही देखती रहेगी तो घर के काम और खाना कौन बनाएगा? तेरी सास? माँ जी, काश ऐसा हो पाता, पर आप तो सिर्फ बैठकर खाना खाना ही जानती हो। राम 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 राम, घोर कलयुग, घोर कलयुग। हे भगवान, अब घर में बहू नहीं चुड़ैलों का वास होने लगा है। ये सीरियल देख कर ना तू भी चुड़ैल बनती जा रही है और लड़ना सीख रही है। जब देखो तब अपनी सास को उल्टा सीधा कहती है। तेरी माँ ने तुझे वैसे ही कुछ सिखाया है नहीं, और बची कुची कसर तो ये गंदे गंदे सीरियल देखकर पूरी करती है। माँ जी, आप भी कोई भली नहीं है। अब आपकी उम्र हो गई है, हाथ में माला पकड़कर मंदिर में बैठा करो, पूरा दिन तप जप करो। पर आप देख लो, आप तो हर समय प्यार मोहब्बत वाली सीरियल देखना चाहती हैं। अरे मैं तेरी तरह ये लड़ने वाले नाटक तो नहीं देखती, पारिवारिक सीरियल देखती हूँ जिसे देखकर आत्मा को भी सुख मिलता है। टीवी के लिए दोनों सास बहू छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगती है। इस वक्त बेचारा अनूप ऑफिस से थका हारा घर आता है और घर आकर वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी एक बार फिर से टीवी के लिए लड़ रही हैं। माँ कोमल, आप दोनों फिर लड़ रही हैं, और वो भी एक टीवी के लिए। अरे बेटा, तू तो मुझे जानता है ना, मैं कभी किसी से नहीं लड़ती, पर तेरी बीवी मेरे मुंह में हाथ डालकर मेरा मुंह खुलवाती है ताकि वो मुझसे लड़ सके। हाँ, आप तो गाय है ना, एकदम भोली भाली सीधी सादी। पर अनूप जी, आपको पता नहीं है, आपकी गाय जैसी माँ ना सिंह भी मारना जानती है। अरे बस करो आप दोनों। ऑफिस में मेरे सर पर मेरा बॉस खड़ा रहता है और घर पर आप दोनों मुझे सुख की रोटी खाने नहीं देते। अब दोनों बस एक टीवी के लिए लड़ती रहोगी। हाय मेरा बच्चा, कितनी मेहनत करता है। चल बेटा, मैं तुझे खाना निकाल कर देती हूँ, क्योंकि तेरी कलमुही बीवी से तो टीवी छूटने वाला नहीं, और मेरा फेवरेट सीरियल वैसे भी खत्म हो गया है। चल बेटा, हम दोनों माँ बेटा खाना खा लेते हैं और इसे इसके टीवी के साथ छोड़ देते हैं। पुष्पा अपने बेटे का खाना निकालने लगती है, वहीं कोमल आराम से अपनी मूवी देखने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह शाम दोनों सास बहू में टीवी को लेकर इसी तरह से जंग छिड़ती रहती। ऐसे ही एक दिन पुष्पा मूवी देख रही थी, तभी कोमल जाकर चैनल बदल देती है। कोमल बहू, ये कैसे बदतमीजी है? मैं टीवी देख रही थी ना। हाँ माँ जी, आपका टीवी देखने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि अब मेरा सीरियल शुरू हो चुका है, और वैसे भी अभी आपका ब्रेक आ रहा है। जब तक ब्रेक आ रहा है तब तक तो मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दो। बहू, इतना बड़ा ब्रेक नहीं आता। अब चल जल्दी से मेरे सीरियल पर वापस जा, वैसे भी आज बहुत अच्छा एपिसोड आ रहा है। पुष्पा के कहने पर भी कोमल पुष्पा का सीरियल नहीं लगाती, जिसके बाद पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो टीवी बंद करके वहाँ से चली जाती है। पर कोमल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा टीवी चालू करके देखने लगती है। अब इसी तरह से हर समय दोनों सास बहू एक टीवी के लिए लड़ती रहती। अपनी माँ और बीवी के बीच की लड़ाई खत्म करने के लिए एक दिन अनूप दूसरा टीवी उठाकर ले आता है। अरे अनूप जी, आप ये क्या लेकर आ गए? आप दोनों की लड़ाई का सोल्यूशन लेकर आया। अब घर में एक नहीं दो टीवी है। एक टीवी हॉल में रहेगा और एक टीवी हमारे बेडरूम में। तुम आराम से बेडरूम में टीवी देखते रहना, इससे ना माँ को दिक्कत होगी ना तुम्हें दिक्कत होगी। ये बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो एक और टीवी लगवाने की सोच ली। अब इसके मूवी से मेरा तो पीछा छूटेगा। पुष्पा बहुत खुश थी, क्योंकि कोमल के लिए अलग टीवी जो आ गई थी। पर कोमल को अपने रूम में टीवी देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो कमरे में टीवी लगे होने के बाद भी हॉल में जाकर टीवी देखने लगती है, जिस वजह से एक बार फिर दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है। बहू, तेरी टीवी तेरे कमरे में लग चुकी है ना, फिर हॉल में आकर टीवी क्यों देख रही है? अब इस टीवी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। माँ जी, बोलिए मत। आपका बेटा मेरा पति है और ये टीवी मेरा पति लेकर आया था, तो उस हिसाब से इस टीवी पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। और वैसे भी मुझे अपने कमरे में टीवी देखने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं हॉल में ही देखूंगी। अरे तो उस टीवी को तूने अपने कमरे में शो पीस के लिए लगवाया है क्या बहू? माँ जी, वो शो पीस बहुत जल्द आपके कमरे में लगने वाला है, फिर मैं हॉल में बैठकर टीवी देखूंगी और आप अपने कमरे में बैठकर देखना। आने दीजिए अनूप को, वो टीवी मैं आपके कमरे में ही लगवा दूंगी। अब क्या था, कोमल अनूप के आने का इंतजार करती है और अनूप के आते ही उसे टीवी को अपनी सास के कमरे में लगाने के लिए कहती है। क्या वो टीवी माँ के कमरे में लगा दूं? पर ये टीवी यहाँ है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? अच्छी बात है ना, अब तुम दोनों की लड़ाई नहीं होगी। आपको दिक्कत नहीं है, पर मुझे दिक्कत है। मुझे कमरे में बैठकर टीवी देखने में मजा नहीं आता, मुझे हॉल में बैठकर टीवी देखनी है।
इसलिए आप इस टीवी को माँ जी के कमरे में लगवा दो, ताकि माँ जी कमरे में बैठकर टीवी देखती रहे। वैसे भी ना उनकी उम्र हो गई है, ये क्या अंदर बाहर करती रहती है बार बार। कोमल की जिद करने पर बेचारा अनूप अपने कमरे की टीवी अपनी माँ के कमरे में लगवा देता है। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो पुष्पा अपने कमरे में बैठकर टीवी देखती है, पर कमरे की चार दीवारी से पुष्पा का मन भर जाता है और वो भी हॉल में आकर टीवी देखने लगती है। माँ जी, आप हॉल में बैठकर टीवी क्यों देख रही हैं? यहाँ पर मैं टीवी देखती हूँ ना। आपका टीवी आपके कमरे में लगवा दिया है। बहू, वो टीवी तेरे कमरे के लिए आया था, मेरा टीवी तो यही है, इसीलिए मैं आ गई अपनी जगह पर। देखिए माँ जी, आप ना ये सही नहीं कर रही है। अब वो टीवी आपके कमरे में है ना, आपको अपने कमरे में जाकर टीवी देखना चाहिए। बहू, तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही है? जाना ही जाती मैं अपने कमरे में टीवी देखने के लिए। तूने अभी तो अपने कमरे में टीवी नहीं देखा ना, इसी तरह मेरा भी मन नहीं लग रहा है कमरे में टीवी देखने का। बोल, क्या कर लेगी? देखिए, मुझे ना उकसाने की कोशिश मत कीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हॉल में मैं टीवी देखती हूँ और मैं ही देखूंगी। इस टीवी पर हम सबका हक है, और वैसे भी सुबह से आज तू ही टीवी देख रही है, अब मेरी बारी है। मुझे हॉल में टीवी देखना है, मैं आपको टीवी नहीं देखने दूंगी। अगर आपको टीवी देखना है तो अपने कमरे में जाइए। इस तरह रिमोट लेकर दोनों सास बहू आपस में लड़ने लगती है। तभी अनूप घर आता है और वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी पहले की तरह फिर से टीवी के लिए लड़ रही हैं। अब दोनों फिर से लड़ने लगी। अब दोनों ने कसम खा ली है क्या कि मुझे चैन से जीने नहीं दोगी? एक और टीवी लगवा दी थी ना, फिर लड़ाई क्यों कर रही है आप दोनों? देख बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कमरे की चार दीवारी में रहूँ। तेरी बीवी तो मुझ पर जुल्म करती है, जैसे इसका दिल नहीं कर रहा कमरे में टीवी देखने का, तो सोच मेरा दिल कैसे करेगा कमरे में टीवी देखने का। इसलिए हॉल में आ गई, थोड़ी देर टीवी देख लिया तो तेरी बीवी ने फिर से चालू कर दी लड़ाई। आपके आते ही आपकी माँ कितनी भोली बन जाती है, पर मन की बिल्कुल भोली नहीं है, एक नंबर की दुष्ट औरत है। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया आप दोनों की बकवास। ये टीवी ही आप दोनों की लड़ाई की वजह है ना। अब इस हॉल में टीवी ही नहीं रहेगा और ना ही आप दोनों की लड़ाई होगी। मैं आज ही इस कलेश की जड़ को ही खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद अनूप गुस्से में आकर टीवी ही तोड़ देता है। अरे ये क्या किया तूने? हमारा गुस्सा बेचारी टीवी पर क्यों निकाल दिया? आप दोनों की लड़ाई की वजह से। अब तो खुश है ना आप दोनों? अब ना हॉल में टीवी रहेगा और ना ही आप दोनों लड़ोगी। अब आप दोनों के कमरे में मैं टीवी लगवा रहा हूँ। अगर आप दोनों को टीवी देखने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में बैठकर देखना, और हॉल में मुझे कोई भी टीवी देखता नजर आ गया तो मैं कमरे से भी टीवी निकलवा दूंगा। इस तरह से अनूप दोनों के कमरों में टीवी लगवा देता है और कलेश की जड़ को ही खत्म कर देता है। बस ज्यादा बड़बोली बनने की कोशिश मत कर। अरे तुझे मैंने बचपन से पलकों की छांव में बिठाकर रखा, उसका तू ये सिला कर रही है। उल्टा तेरे लिए तो मैं आसान रास्ता ही बना रही हूँ। कैसा आसान रास्ता माँ? अरे हर लड़की की यही दुविधा होती है कि शादी के बाद उसे ससुराल में अपनी सास की सेवा करनी पड़ती है, लेकिन मैं तेरे लिए ऐसा पति ढूंढूंगी जो मेरा घर जमाई बने। आपको जो करना है कीजिए, मैं चाहे 100 पन्नों का भाषण ही क्यों ना दे दूं, लेकिन सौदामिनी ठाकुर तो अंत में वही करती है जो उसकी खुराफाती खोपड़ी में चल रहा हो। सौदामिनी ने हमेशा से ही अपनी बेटी रुबीना को अपने काबू में बांध कर रखा था और अब वो अपने लिए घर जमाई की तलाश में निकल पड़ती हैं। वो काफी पंडितों को और लोगों को मिलती हैं और उसकी तलाश उसे प्रतीक नाम के एक लड़की तक पहुंचा देती है। रिश्ता पक्का करते समय रुबीना बहुत सजती संवरती है, जिसे देखकर प्रतीक उसकी तरफ खींचा चला आता है। तो गिरधर जी, बिंदु जी, कहिए। कुछ नहीं सौदामिनी जी, हमें तो आपकी बेटी रुबीना बहुत पसंद आई है। हाँ सौदामिनी जी, काफी गुणों वाली है आपकी बेटी। और प्रतीक, तुम कहो बेटा, तुम्हें खाना पीना और थोड़ा बहुत घर का बाकी काम तो करना आता ही होगा, है ना? हाँ हाँ सौदामिनी आंटी, मुझे सब आता है। मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। अपनी वाइफ को टेंशन ना हो इसलिए मैंने घर के सारे काम सीख लिए हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछे तक, एवरीथिंग। चलो अच्छी बात है। वैसे भी पंडित जी ने कहा ही था तुम बड़े ही सर्वगुण संपन्न वर हो। तो बोलो बेटा, बनोगे ना हमारे घर जमाई? प्रतीक रुबीना की तरफ एक नजर घुमाता है और मुस्कुराते हुए बिना सोचे झट से हाँ बोल देता है। जी जी, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मुझे रुबीना जी का पति होने के लिए आपका घर जमाई बनना पड़े तो मुझे आपका घर जमाई बनने में भी कोई एतराज नहीं है। प्रतीक रुबीना के प्यार में घर जमाई बनने के लिए हाँ कह देता है और फिर रुबीना और प्रतीक की शादी हो जाती है।
शादी के बाद सौदामिनी प्रतीक को अपने इशारों पे नचाना शुरू कर देती है। देखो प्रतीक, अब तुम इस घर के घर जमाई हो तो तुम्हारे कंधों पर कई सारी जिम्मेदारियां होंगी। ये लो, ये लिस्ट, इसमें सब लिखा है क्या कैसे करना है एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आशा करती हूँ कि तुम एक अच्छे घर जमाई साबित होंगे और मुझे डिसअपॉइंट मत करना। नहीं नहीं मम्मी जी। प्रतीक एक अच्छे घर जमाई की तरह रोज सुबह जल्दी उठकर किसी भी नौकर या हाउसकीपिंग स्टाफ को डिस्टर्ब किए बिना सबका नाश्ता बनाता। ला 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 ला। बस बस बस, ज्यादा मक्खन नहीं लगाऊंगा। माना कि ब्राउन ब्रेड है, लेकिन फिर भी मम्मी जी डाइट करती हैं फिट और स्लिम रहने के लिए। चलो ये हो गया। अब रुबीना जी के लिए उपमा बना देता हूँ और मस्त सी गर्मा गर्म दूध वाली कॉफी और कपकेक्स। अवन अवन कहाँ है? ये रहा। प्रतीक सारा ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर घर की सफाई भी करता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धुलने डालता है, सौदामिनी की कार धोता है और हर एक वो काम करता है जो एक घर जमाई और नौकर के हिस्से के होते हैं। अब शादी के बाद सौदामिनी देखती है कि प्रतीक और रुबीना का रिश्ता पति पत्नी से प्यार में बदल रहा है। मजा आया ना उस मूवी में? हाँ, बहुत मजा आया। और वो चौपाटी पे ना हॉर्स राइडिंग करके भी बहुत मजा आया। रुबीना और प्रतीक दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घर में हंसते हुए और प्यार भरी बातें करते हुए घुसते हैं और ये सब सौदामिनी चुपके से देख लेती है। अच्छा, तो इन दोनों में नजदीकियां बढ़ रही है। शादी को 1 हफ्ता हुआ नहीं कि दोनों में प्यार कुट कुट के जाग गया। लेकिन नहीं, मैं इन दोनों को इतना करीब आने ही नहीं दूंगी। मैंने इस प्रतीक को घर जमाई इसलिए बनाया था ताकि मेरी बेटी रुबीना मुझसे दूर ना हो और मेरी मुट्ठी में रहे। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई अलग ही पिक्चर चल रहा है। अब जब रुबीना और प्रतीक एक दूसरे के करीब आने ही लगे थे, तब सौदामिनी को ये सब सहन नहीं होता और वो उन दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश में जुट जाती है। सौदामिनी रुबीना को प्रतीक के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। रुबीना बेटा, तुझे पता है, मेरी सहेली शलाखा बोल रही थी कि उसने प्रतीक को किसी लड़की के साथ करीब आते हुए देखा है, और वो भी थिएटर में। और तो और हमारे घर के बाहर जो बनिए की दुकान वाला है ना, वो भी बोलता है कि रोज प्रतीक पार्क के यहाँ पर किसी लड़की को पिक करता है और उसे ऑफिस से आते वक्त ड्रॉप भी करता है। क्या माँ, आप सच बोल रही हो? अब मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी बेटा? सौदामिनी की बातों को सुनकर रुबीना को बहुत बुरा लगता है। क्या माँ सच कह रही थी? क्या वाकई में प्रतीक की कोई गर्लफ्रेंड होगी? हो भी सकती है। आदमी लोग बाहर जॉब पर जाते हैं और जॉब की जगह किसी न किसी एम्प्लॉय से उन्हें प्यार हो जाता है और फिर वो लोग अपनी बीवी को भूल जाते हैं। तो फिर मेरे साथ इतने क्लोज आ रहे हैं, उसका क्या? नहीं, वो सब झूठ है, दिखावा है शायद। रुबीना उदास हो जाती है और ये देखकर सौदामिनी को बहुत खुशी होती है। यही तो मैं चाहती हूँ। अगर ये दोनों ज्यादा करीब आ गए तो मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी और मेरे हाथ से छूट जाएगी किसी रेत की तरह, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। ऐसे ही सौदामिनी रुबीना और प्रतीक के बीच दूरियां पैदा करने के लिए आए दिन चालें चलती रहती। कभी जानबूझकर उसके कपड़ों पर फीमेल परफ्यूम छिड़क देती और जब रुबीना ये देखती तो वो प्रतीक से झगड़ा करने लगती। ये सब क्या है प्रतीक? इस शर्ट से फीमेल परफ्यूम की महक आ रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपका कहीं और चक्कर चल रहा है। ये सारी बातें, ये परफ्यूम की खुशबू उस सब का जीता जागता सबूत है। नहीं रुबीना जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लड़कियों के परफ्यूम की खुशबू, ये तो अभी अभी आ रही है जब आपने ये शर्ट धोने डाली। यकीन मानिए मेरा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। रुबीना वहाँ से चली जाती है और इसी तरह उन दोनों में और गलतफहमियां लाने के लिए सौदामिनी एक रोज सारी हदें पार कर प्रतीक को सीधा पैसों की चोरी के इल्जाम में फंसाती है। वो जानबूझकर उसके ऑफिस बैग में नोटों की गड्डी भर देती है और बाद में चोरी पकड़ी जाने का ड्रामा रचती है। ओह माय गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये क्या? प्रतीक, तुमने चोरी की?
दिस वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बुरे पति और इतने बुरे घर जमाए बनोगे। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और उसे शादी के बाद कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, लेकिन नहीं, तुम जैसे इडियट फटीचर चोर जमाई को चुनना was a very wrong decision। लेकिन मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ट्रस्ट मी। Shut up! Just shut up your mouth! मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे स्टूपिड मिडिल क्लास लोगों को। जिस थाली में खाते हो उसी में कैसे कितना छेद करना है, इसकी ट्रेनिंग तो तुम्हें बचपन में ही अपने माँ बाप से मिल जाती है। तभी एकदम से रूबीना ऊंची आवाज में गुस्से से चिल्ला पड़ती है। बस इनफ माँ। माँ कैसे कहूँ आपको, आपको तो सिर्फ सौदामिनी ही कहना चाहिए। आप एक पॉलिटिकल लीडर और बिजनेस वुमेन हो ना, इसलिए आपने ये पॉलिटिक्स मेरी जिंदगी के साथ भी कर दिया। आपको क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? मिसेस सौदामिनी ठाकुर, मैंने आपको प्रतीक के बैग में नोटों के बंडल डालते हुए देख लिया था और सीसीटीवी फुटेज में ये भी देख लिया है कि आपने ही प्रतीक के कपड़ों पर फीमेल परफ्यूम छिड़का था। ये सब आपने इसलिए किया ताकि मैं आपके हाथ से छूटूं ना और प्रतीक और मेरे में नजदीकियों की जगह दूरियां आ जाए। क्या ऐसी हिटलर सास भगवान किसी जमाई को ना दे। ये तब कैसे बातें कर रही हो रूबीना बेटा? जब असलियत सामने आ जाती है तब सब ऐसे ही हकलाते हैं, कांपते हैं। You know, मैंने बचपन से आपका टॉर्चर सहा है। सगी माँ होकर आपने मुझे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, फ्रेंड्स बनाने नहीं दिए, बाहर घूमने नहीं जाने दिया, बस इन 4 दीवारों में कैद कर कर रखा। मैं फंस कर रह गई आपके इस सोशल स्टेटस के इनसिक्योरिटीज के पिंजरे में। लेकिन अब नहीं, प्रतीक मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी। और आज एक बेटी अपनी माँ को सरेआम रिजेक्ट करती है क्योंकि आप हो ही उस लायक। मैं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। रूबीना प्रतीक के साथ ससुराल चली जाती है और सौदामिनी जीवन भर बस अपनी गलतियों के कारण रोती रह जाती है। ये क्या हो गया? मेरी ओवर कंसर्न की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई। जीवन भर जिन खुशियों के लिए रूबीना तरसती रही, वो सारी खुशियां प्रतीक उसे देता है और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर वो उसे सौदामिनी के पिंजरे से आजाद कर देता है। अपनी एनिवर्सरी की रात, ये देखो, ये पिंजरा, जिंदगी भर आप इसमें कैद रही ना, अब बारी है इसे खोलने की और आपको उड़ान लेने की। थैंक यू प्रतीक, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। दोनों साथ में एनिवर्सरी का केक काटते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। वहीं सौदामिनी जीवन भर गम में। ये कहानी शुरू होती है विक्रम के घर से। विक्रम एक इंजीनियर था। विक्रम की कमाई तो अच्छी खासी थी, पर उसके घर के खर्चे भी उतने ही थे। अपने कमरे में बैठा विक्रम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी नैना कमरे में आती है। कितना काम करोगे विक्रम, हो गया ना, मुझे तो तुम टाइम ही नहीं देते। अरे क्या चाहिए मैडम जी को, बोलिए, क्या सेवा करे ये गुस्ताख आपकी। ऐसे क्यों बोल रहे हो विक्रम? ऐसे तो तुम मेरे पास आने वाली नहीं, कोई तो मकसद जरूर होगा। पता है विक्रम, आज खाने में क्या बना रही हूँ? तुम्हारी पसंद का पुलाव और रायता। पहले खा लो, फिर बात करते हैं। लंच के ब्रेक में विक्रम बाहर डाइनिंग टेबल पर खाने पर आ जाता है। विक्रम खाना खाता है और नैना उसे देखती जाती है। पहले बकरे का पेट भर रही हो, फिर उसे हलाल करोगी। विक्रम, जी सुनो ना, वो जरा 8,000 रुपया देना ना, मुझे एक ड्रेस लेनी है। ड्रेस? अरे अभी 2 दिन पहले तो तुमने मुझसे ऑनलाइन पेमेंट करवाई थी 12,000 रुपए की। अरे वो ड्रेस तो पिछली रात के रिसेप्शन की पार्टी में पहनी थी, फिर से वही ड्रेस रिपीट करूंगी क्या? अभी तो शादी का सीजन है, हर रोज ही कपड़े चाहिए। यहाँ लोग कपड़े के ऊपर हमें जज करते हैं और तुम सवाल पर सवाल पूछ रहे हो। यह नैना विक्रम को मना रही थी कि दरवाजे पर डिलीवरी बॉय पहुंच भी जाता है। नैना शर्मा का घर यही है मैम, आपका पार्सल, OTP बता दीजिए।
ये फिर तुमने कुछ मंगवा लिया? रोड पर मुझे खड़ा करके ही मानोगी ना? ठान लिया तुमने? भैया ये पार्सल ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। सॉरी सर, हमने ऑर्डर प्लेस होते वक्त मैम से 2 बार कंफर्मेशन ली थी, अब ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। मैम प्लीज़ 5,000 की पेमेंट कर दीजिए। 5,000? ऐसा क्या मंगवा लिया तुमने 5,000 में? अरे यार, लिपस्टिक और एक आई शेडो पैलेट है बस। अब मेकअप भी ना लगाए आदमी, उस पर भी रोक लगा दोगे क्या तुम? और इसी तरह नैना हर रोज बेफिजुल की खर्च करती रहती, जिससे विक्रम तंग आ चुका था। एक रात विक्रम ऑफिस से अपने घर आता है और उसे घर पर कुछ अलग अलग सा लगता है। घर पर कोई बदलाव किया है क्या माँ? कुछ अलग सा लग रहा है। पर्दे तो वही है, फिर बदला क्या है? बहू ने नया सोफा सेट मंगवाया है ना बेटा। कह रही थी कोई स्टैंडर्ड साइज का सोफा है, इसे लगाने के बाद घर का एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है और घर बड़ा बड़ा लगता है। और वो जूते देख, मुझे ये जूते ला कर दिए बहू ने। 12,000 के है, 12,000 के। तूने तो आज तक एक घड़ी तक नहीं ला कर दी मुझे। ये 12 नंबर ही अपशगुन हो गया है अब। जब देखो 12,000 की शॉपिंग, जब देखो 12,000 की शॉपिंग। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सोफा सेट तो 60,000 का है। ये सुनते ही विक्रम जोर जोर से नैना को पुकारने लगता है। नैना, नैना कहाँ हो तुम? क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? पुराना सोफा सेट अच्छा ही तो पड़ा था, कितने दिन हुए उसे आए हुए। विक्रम की आवाज सुनकर नैना किचन से आती है। सजी धजी नैना को गले में हार पहने हुए देखते ही विक्रम का तो सर चकरा जाता है। राम, मर गया रे। ये नेकलेस कहाँ से लिया तुमने? याद है तुम्हें, 2 दिन पहले तुम फोन पर बात कर रहे थे किसी एफडी के बारे में जो मैच्योर होने वाली थी ना। वही एफडी तुम्हारी मैच्योर हो गई और मैंने ये नेकलेस ले लिया। अब मैं तुमसे मांगने जाती तो तुम देते क्या? नहीं ना। नैना की बात सुनकर विक्रम बेहोश होकर वहीं सोफे पर गिर जाता है। लगता है ये बेहोश हो गया। अब जिस आदमी की सैलरी 80,000 की हो और उसकी बीवी का खर्च 1.5 लाख रुपए से ऊपर हो तो उस आदमी को तो चक्कर आना लाजमी ही है। विक्रम के चेहरे पर पानी डालकर सब उसे होश में लाते हैं। बस अब बहुत हुआ नैना, तुम्हारे खर्चे मैं नहीं उठाने वाला। इतनी ही रईसी थी तो किसी बड़े अधिकारी से शादी करनी थी। ऐसे होते हैं पति, फिर कहते हैं बीवियां घर पर टिकती नहीं दोगे मुझे पैसे? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देते हो। और वहीं प्रमोद और विमला के सामने नैना और विक्रम जोर जोर से लड़ने लगते हैं। गुस्से में नैना कुशन विक्रम के सामने फेंक कर कमरे में चली जाती है। ये तो हरकत है मम्मी इसकी, मेरी गलती हुई जो लव मैरिज कर लिया। क्या दिखावा, इतने दिखावे में मुझे ये एक दिन रोड पर ला देगी। 60,000 का सोफा मम्मी, इस पर बैठने में भी मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। मैं तो भाई जमीन पर ही बैठूंगा। अरे पर तू अब करेगा क्या? तेरे पास अगर पैसे रहेंगे तो नैना को तो पता चलना ही है, वो तो निकलवा ही लेगी पैसे तुझसे। तो क्या करूं मम्मी, मेरा तो अकाउंट भी ज्वाइंट है। जो भी पैसे यहाँ अकाउंट में क्रेडिट होते हैं वहाँ मैडम डेबिट कर देती है। अरे तो तू खाते में पैसे आने ही मत दे, पैसे आते ही पहले ही निकाल ले और मेरे हाथ में दे दे। और जब नैना तुझसे पैसे मांगे तो कह देना पैसे तो माँ को दे दिए। और इतनी हिम्मत तो उसकी है नहीं कि मुझसे पैसे मांग ले। उसे कैसे लाइन पर लाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो फिक्र मत कर, एक एक पाई पाई बचा दूंगी तेरी। अरे वाह माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। माँ यू आर ग्रेट, आई लव यू माँ। और अगले दिन से विक्रम पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है। सुबह 6 बजे नैना की आंख खुलती है। तुम सो रहे हो क्या विक्रम? दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही है, कहाँ से सोऊंगा। आई एम सो सॉरी विक्रम, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना तुम्हें। पर यू नो ना, मैं मन की कितनी साफ हूँ। आज तक कभी पापा मम्मी को किसी भी तरह की तकलीफ दी है क्या मैंने? तुम तो रहते हो दिन भर ऑफिस, मन तो मेरा शॉपिंग करने से ही लगता है ना, तो मैं क्या करूँ? हाँ नैना, यू आर राइट, मेरी भी गलती है। डोंट वरी, अब से तुम जो चाहोगी वही होगा। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर नैना तो बहुत खुश हो जाती है और एक अच्छी गृहिणी की तरह सुबह उठकर झाड़ू पोछा कर विक्रम का टिफिन तैयार करती है, सभी के लिए नाश्ता बनाती है कि तभी उसके फ़ोन पर प्रिया का कॉल आता है। आ रही है ना तो आज शाम की पार्टी में बहुत हाई क्लास लोग आने वाले हैं यार। वो गोल्ड वोल्ड मत पहनना, आ जाना डायमंड और प्लेटिनम में, ठीक है?
अरे तो फिक्र मत कर, वैसे ही ना आजकल विक्रम मुझ पर बहुत मेहरबान है। नैना जाती है सीधा विक्रम के पास। आज तो तुम्हारी सैलरी की डेट है ना विक्रम, मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्या? मुझे ना डायमंड सेट खरीदना है। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ देने वाला, सब तुम्हारा ही तो है बीबी। पर वो क्या है ना नैना, पैसे तो मैंने माँ को दे दिए हैं। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। नैना सर झुकाकर कमरे से बाहर चली जाती है। अरे बल्ले बल्ले शावा शावा, क्या दाव खेला है मैंने। इंजीनियर साहब क्या दाव खेला है आपने। कैसे मुंह लटका कर बाहर चली गई नैना। निश्चिंत होकर विक्रम अपने ऑफिस चला जाता है। रात को विक्रम के ऑफिस से आने की बड़ी देर बाद दोनों सास बहू पार्टी से लौटती हैं। ये नैना को डायमंड रिंग किसने दी? मांगी होगी अपने भाई से। वैसे भी इसे तो मांगने की आदत है, मुझे क्या है, ज्यादा सवाल पूछूंगा तो मुझसे ही पैसे मांग लेगी। डायमंड रिंग अच्छी है नैना। ऐसी ज्वेलरी और पहना करो भाई। अगर अपना भाई या बहन कुछ खर्च कर ही रहा है तो बुरा क्या है। वही ना बेटा, ये तो बेकार में घबरा रही थी। मैंने तो कहा बेटा जी खोल कर शॉपिंग कर ले। वही ना, इंसान कमाता ही क्यों है, आराम से शॉपिंग करो नैना। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दोपहर फ़ोन पर डिफरेंट कपड़े देखती हुई नैना अपनी सास के पास आती है। ये वाली साड़ी कैसी लग रही है मम्मी जी? मैं सोच रही हूँ एक हम दोनों अपने लिए ऑर्डर कर लेते हैं, ट्विनिंग करेंगे। हाँ, अपने ससुर जी के लिए भी इसी रंग की शर्ट ले दे। हाँ, वो भी पीछे पीछे आ ही जाते हैं। और पेमेंट मम्मी जी? अरे पैसे अब तेरे पति के हाथ में नहीं है, तेरी प्यारी सास के हाथ में है, तो आराम से शॉपिंग कर बेटा। क्या चूना लगाया है मम्मी जी आपने विक्रम को, मानना पड़ेगा, सास हो तो आपकी जैसी। मेरी सास भी ना ऐसी ही थी बेटा, अपने बेटे से ज़्यादा मेरी सगी थी। और सच भी यही है, बेटा तो दिन भर बाहर रहता है, घर पर रहता कौन है? बहू ही तो रहती है ना, जो घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है, घर के वंश को जन्म देती है। फिर अगर ये सास इस बहू के खर्चे ही ना उठा पाए तो क्या फ़ायदा है? इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक रात को विक्रम चुपके से अपनी माँ के कमरे में आता है। क्या आइडिया लगाया है मम्मी आपने, पूरे एक हफ्ते में एक बार भी पैसे नहीं मांगे नैना ने मुझसे। वैसे नैना का भाई इतना पैसे वाला लगता तो नहीं है, शादी में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी थी उसने, तो अब इतने गिफ्ट्स वो नैना को दे कैसे रहा है। ये सब ना नैना को उसका भाई नहीं, तू ही तो दे रहा है बेटा। मैं क्या, क्यों, कैसे? इस घर में बहू की ही चलती है बेटा। इसी तरह मेरी सारी सैलरी तेरी दादी तेरी माँ को दिया करती थी, और आज वही गेम तेरी माँ ने तेरे साथ खेला है। माँ? बचा लिए पैसे। चलिए चलिए मम्मी पापा सागर भाई आप सभी आ जाइए। मेरे सोशल मीडिया पर पूरे 9000 फॉलोअर्स हो गए हैं, इसलिए मैं एक फैमिली फोटो पोस्ट करना चाहती हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ठीक है बेटा। पागल सी, ना तीज त्योहार ना कोई फंक्शन, इस गधड़े का तो कभी भी फोटो शूट शुरू हो जाता है। चल खींच। कांग्रेचुलेशंस पंखुरी। मैं अभी आई, हाँ गैस ऑफ करके, वो शीरा जल जाएगा ना इसलिए। नो 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 नो, कोई प्रॉब्लम नहीं अक्षरा भाभी। इस फैमिली सेल्फी में आप वैसे भी ना एक काला टीका लगोगी। आप जिस भी फोटो में आती हो पूरे फोटो का सत्यानाश हो जाता है, जैसे कि किसी सफ़ेद रुमाल पर कोई काला दाग लग गया हो। पंखुरी सिर्फ अपनी मम्मी मेनका, पापा केशव और भाई सागर के साथ सेल्फी क्लिक करती है और अपनी भाभी अक्षरा के कालेपन का मजाक बनाकर उसे नहीं बुलाती। ये कहानी है काली भाभी अक्षरा की और उसकी गोरी गोरी ननद पंखुरी की। पंखुरी हमेशा अक्षरा के रंग का मजाक उड़ाती और अपने गोरे रंग का घमंड करती। ऐसे ही एक दिन जब घर में त्योहार पर पड़ोस से मिठाई के डिब्बे आते हैं तब, अरे वाह, ये मिठाइयाँ तो बहुत ही सुंदर और कलरफुल है, होप सो कि उतनी ही टेस्टी भी हो। अरे ये क्या, इन लाल पीले और सफ़ेद मिठाइयों में ये काला जामुन मिठाई। एक मिनट, अक्षरा भाभी ये लो, आ करो, आ आ आ।
पंखुड़ी बस बस बस। हाय हाय, बेचारी को काली मिठाई खिला दी। अब काले लोगों का मुंह भी काली मिठाई से ही मीठा करेंगे ना माँ। कैसी बात करते हो आप भी। यार भाभी, सीरियसली आप तो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देती होंगी ना, इतनी काली जो हो। काश आप गोरी होती, फिर मैं भी अपनी फ्रेंड्स के सामने आपको ले जाती और शाइनिंग मारती। पंखुड़ी, तुम यो हमेशा अक्षरा के काले रंग का मजाक क्यों उड़ाती रहती हो? प्लीज ऐसा मत किया करो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। और नहीं तो क्या। पंखुड़ी बेटा, जरा अपनी जुबान पर लगाम दिया कर, यह सब अच्छा नहीं है। अक्षरा तेरी भाभी है, उसकी इज्जत किया कर, माफी मांग उससे। मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, इतनी गोरी हूँ, और मैं ऐसे काले लोगों की माफ़ी मांगू? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना मम्मी? लेकिन सीरियसली मैं तो काले लोगों को भाव तक ना दूँ। आई हेट दैट। पंखुड़ी अकड़ दिखाकर अपने बालों को संवारते हुए एटीट्यूड से अपने कमरे में चली जाती है। सच में ये पंखुड़ी दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। जाने दीजिए ना पापा जी, इट्स ओके। मेरे रंग का मजाक सिर्फ पंखुड़ी ही नहीं बनाती, सब लोग बनाते हैं। कई कई नामों से चिढ़ाते हैं, सताते हैं। मुझे इस सब की आदत हो गई है। मैं एक कान से सुन लेती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। फिर एक दिन जब पंखुड़ी का जन्मदिन आता है, तब सारे मोहल्ले वाले लोग और पंखुड़ी की मॉडर्न सहेलियाँ आती हैं। और जब अक्षरा ट्रे में सबको जूस परोसने आती है तब, नहीं नहीं नहीं, थैंक यू पंखुड़ी, ये तुम्हारी नौकरानी कैसी दिखती है ना, शी इज सो डार्क। ओह गॉड, हाँ रिया, यू आर राइट, ये मेरी नौकरानी ऐसी ही है। अब क्या करूं, काली तो है पर खाना पीना और सारा काम एकदम साफ और अच्छी तरह से करती है। वाओ, भगवान करे सबको ऐसी नौकरानी मिले, वरना आजकल की नौकरानियों में तो इतना एटीट्यूड है कि पूछो मत। इतने तेवर दिखाती हैं कि मेरा दिमाग तो हैंग हो जाता है। यस आई नो बैब। अच्छा सुनो, आई नौकरानी, जाओ जाकर सबको स्टार्टर्स परोसो। अक्षरा सबको स्टार्टर्स परोसती है और सागर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। मेनका और केशव को भी ये सब अच्छा नहीं लगता और पंखुड़ी की बर्थडे पार्टी स्पॉइल ना हो इसलिए सागर मेनका और केशव को पंखुड़ी को डांटने से रोकता है। फिर सभी मेहमान की जाने के बाद, क्या रे निगौड़ी, अब तो 12 बज गए हैं और अब तेरा हैप्पी वाला बर्थडे भी खत्म हो गया है। अरे अपनी ही भाभी को नौकरानी बना दिया तूने, जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? क्या मम्मी, आप भी ऐसे मुझ पर झूठे इल्जाम तो मत लगाओ। मैंने अक्षरा भाभी को नौकरानी नहीं बनाया। पार्टी में आए सभी गेस्ट और मेरी फ्रेंड्स खुद अक्षरा भाभी का काला रंग देखकर उन्हें नौकरानी समझ बैठे, इसलिए मैंने भी मौके पे चौका मार दिया। अब उन्हें ये बताऊं कि ये मेरी भाभी है, अपनी ही इज्जत को अपनी ही हाथों से मिट्टी में मिला दूं, ये चाहती हो क्या आप? शट अप पंखुड़ी, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अगर आइंदा से तुमने अक्षरा के बारे में कुछ भी कहा ना या उसे ताने कसे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सागर जी, माँ जी, बस आप शांत हो जाइए। क्यों इतना चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ रहे हो? अरे पंखुड़ी तो बच्ची है, ना समझ है, और मुझे इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। सच्ची में, ट्रस्ट मी। मुझे इन बेकार के फैमिली ड्रामास में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। थोड़ी देर में मुझे अपने स्किन केयर रूटीन का लाइव सेशन करना है। क्या है ना, मेरे सारे फैंस मेरे गोरे गोरे मुखड़े का राज जानने के लिए बेकरार हैं। दैट्स वाई आप सभी मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, एक्सेप्ट अक्षरा भाभी। आपके लिए ना लाइव सेशन एकदम वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि आप चाहे कितनी भी स्किन प्रोडक्ट्स और मेकअप लगा लो, आपका काला रंग तो मिटने से रहा। पंखुड़ी हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही पंखुड़ी अक्षरा को बहुत चिढ़ाती रहती और उसके काले रंग को लेकर काफ़ी बुरा भला बोलती रहती, जिसके बदले में अक्षरा उसे कुछ भी नहीं कहती। एक दिन पंखुड़ी रितेश नाम के लड़के को घर लाती है और परिवार वालों से मिलाती है। रितेश के माँ बाप गिरीश और सुरेखा भी वहाँ पर आते हैं। तो ये है रितेश। रितेश और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ,
ये कब हुआ? एक्चुअली पंखुरी और मैं दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर मिले थे और फिर बातें होती गई, मुलाकातें होती गई और हमने तय किया कि अब मेरी फैमिली तो इस रिश्ते से राज़ी है, तो अब पंखुरी की फैमिली से भी बात की जाए। मेनका जी, केशव जी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आपको है कि नहीं ये बताइए। सुरेखा जी, गिरीश जी, अब जब हमारी पंखुरी को रितेश इतना पसंद आया है तो हम क्यों उसकी खुशियों के बीच कंकड़ बनकर आए हैं? और वैसे भी जितना हमने रितेश के बारे में जाना आपसे और इसे देखकर, इसकी पर्सनालिटी को देखकर, हमें भी रितेश पसंद है। जी बिल्कुल, हमें इस रिश्ते को पक्का करने में कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, फिर उठाओ रसगुल्ले और करो मुंह मीठा। जी ये लीजिए, सभी मुंह मीठा कीजिए। लेकिन मेनका जी, केशव जी, आप हमारे बेटे की खातिरदारी का सारा बंदोबस्त तो कर लेंगे ना? जी क्योंकि वही तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना ये शादी नहीं होगी। कौन सा चीज़? मैं अभी ला कर देती हूँ आपको फ्रिज से सुरेखा आंटी। फिर तो रितेश और मैं शादी कर सकते हैं ना? अरे नहीं पंखुरी बेटा, वो नहीं, हम दहेज की बात कर रहे हैं। अब वो भी तो एक तरह का शगुन है, एक तरह की शादी की रस्म है। क्यों सागर बेटा? अब सभी सोच में पड़ जाते हैं और फिर केशव दहेज के लिए भी हाँ बोल देता है। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से रितेश की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। और फिर पंखुरी और रितेश की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद रितेश पंखुरी को घर से बाहर ही निकलने नहीं देता और उसके साथ ठीक से पेश भी नहीं आता। रितेश, मुझे बाहर जाने दो ना। पग फेरे की रस्म के बाद से अब तक पूरे 20 दिन से मैं बाहर नहीं निकली। मुझे घुटन हो रही है घर में रितेश। नहीं पंखुरी, तुम अब घर में ही रहा करोगी। बाहर कितना पोल्यूशन है, तुम्हारे गोरे रंग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी खूबसूरती पर एक दाग तक नहीं लगने दूंगा। बाहर की दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तुम्हें किसी की नज़र लग गई तो ना बाबा ना, मैं तो ये रिस्क नहीं लूँगा। खूबसूरती को हमेशा कैद करके रखना चाहिए। रितेश पंखुरी की खूबसूरती को ही उसका दुश्मन बना देता है और पंखुरी की जिंदगी किसी पिंजरे में कैद पंछी से कम नहीं होती। ये सब खिड़की से देख रही अक्षरा हंसती है। बेचारी की पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई और किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि ये सब मैंने किया है। ये सारी काली करतूत अक्षरा की ही थी। ये लो, ये पैसे और दूंगी तुम्हें। बस मेरा काम ठीक से हो जाना चाहिए और पंखुरी को अपने प्यार के जाल में बुरी तरह फंसाना, ऐसी कि वो तुम्हारे सिवा किसी और की सुने ही ना। ओके अक्षरा जी, मेरे इतने सारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, इतना हैंडसम हूँ मैं, पंखुरी से तो मैं शादी कर ही लूँगा। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया था ना? अब देखना, तुम्हारा गोरा रंग, तुम्हारी खूबसूरती जिसका तुम इतना घमंड करती थी, वही तुम्हारा पिंजरा बन के रह जाएगी। मेरा बदला पूरा हुआ। अब आई सांस में सांस। और इस तरह अक्षरा पंखुरी से अपना बदला ले लेती है।